Hello everybody, welcome back to my YouTube channel कॉलेज इंग्लिश एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रो सेक्शन का अध्ययन करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ एक एसे है जिसमें गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और आधुनिक सभ्यता से इसकी तुलना करते हैं। साथ ही साथ हमें सजेस्ट करते हैं कि हमारे लिए भारत के लिए कौन सी सभ्यता सर्वोपरि है। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करें। इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर को शुरू से अंत तक लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग एक एक वर्ड के मीनिंग और एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम राइटर से के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर से संबंध हमारे खान पान, रहन सहन और विधि व्यवस्था से होता है। इस चैप्टर में हम लोग भारतीय खान पान, रहन सहन और विधि व्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारत की व्यवस्था कैसी थी और कैसी है। आज हमारे सामने आधुनिक सभ्यता भी है। इस सभ्यता में ने हमें क्या क्या सिखलाने की कोशिश करता है और हमारी सभ्यता हमें क्या बताती है, इन बिंदुओं पर हम विशेष फोकस करेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न इन 1869 एंड डेड इन 1948। मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 1869 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। हम इन्हें पॉपुलरली बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। यह एक पॉलिटिशियन से कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक नेता हुआ करते थे। गांधी हैं जिन्होंने अध्यात्म के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से हमें समझाया और बताया मानव की विजय तब तक नहीं हो सकती जब तक वह स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करता हो। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. गांधी सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इस्तेमाल किया जिस समय इनके भारत में शासन था और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ये पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति को प्रभावित किए। ही डेड एट द हैंड्स ऑफ अ फनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इन्होंने एक आत्मकथा लिखा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और दूसरी पुस्तक यंग इंडिया लिखे जिसमें इन्होंने कई आर्टिकल को लिखा एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। और भिन्न भिन्न अवसर पे दिए गए इनके भाषण reveal him not only as an original thinker but also a great master of chaste idiomatic English। इनके द्वारा जो भी स्पीच दिए गए, यंग इंडिया के लिए जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिकल्स लिखे गए, इससे यह साबित हुआ कि गांधी सिर्फ एक मूल रूप से विचारक ही नहीं बल्कि शालीनता के एक महान मास्टर मालिक हुआ करते थे। आइडियोमेटिक इंग्लिश इनकी इंग्लिश मुहावरों से भरी हुई होती थी। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, अभी जो हम लिए हुए सेक्शन को देख रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति,
गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जो है ना भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बातें करते हैं, विच हैज़ सक्सेसफुली विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के परिवर्तन के बावजूद भी अपने जगह पर अडिग रहा, खड़ा रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, आधुनिक सभ्यता यानी पाश्चात्य सभ्यता जो हमें भौतिकवाद की सुविधाएं देती हैं, कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट इलेवेट्स द मोरल वेइंग, ये हमें कभी भी भारतीय सभ्यता से मैच कर ही नहीं सकता जो मोरल वेइंग को, नैतिकता को बुलंद करता हो। तो आपने गांधी के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना और चैप्टर के बारे में भी जाना, जिसमें हमने देखा कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो हमें नैतिकता की ओर ले जाती है। आधुनिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो वस्तुओं का पूजा करना हमें सिखाती है। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, गांधी का पूरा नाम क्या था, गांधी की जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम किन विषय वस्तु पे विशेष रूप से ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए जिसको आप स्वयं डिस्कस कर लेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी बिहार में किसानों के लिए क्या किए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिविलाइजेशन और कल्चर से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू और होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, हमारे जो भी पवित्र स्क्रिप्चर्स रहे वह यूनिवर्सल मानव के वैल्यूज़ के बारे में क्या बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम इन्हीं विषय वस्तुओं पे अध्ययन करेंगे। चैप्टर को शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, मेरा मानना है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यह दुनिया में कभी मात नहीं खा सकता है। रियली में हम अपनी सभ्यता की अगर बातें करें तो हमारे पास एक ऐसी सभ्यता है जो विश्व के कई सभ्यताओं से या आधुनिक सभ्यताओं से सर्वोपरि है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने सभ्यता की जो बीज बोई उसकी तुलना, उसकी बराबरी हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। अगर पहला लाइन आपने देखा जिसमें गांधी ने बताया कि मेरा मानना है कि हमारी सभ्यता दुनिया में कभी मात नहीं खा सकती है, इसके कई एग्जाम्पल हमारे आपके सामने हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हम सब भारतीय इंडियंस दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाते हैं पैसे कमाने के लिए। जैसे हम अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सऊदी अरब, कतर और दुबई जाते हैं। दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से लोग भारत भी भ्रमण करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता, वे हमारे भारत को देखने के लिए आते हैं। अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे भारत के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनसे बेहतर हो। जैसे उनकी यहाँ जो सड़कें हैं वैसे हमारे यहाँ सड़कें नहीं, जो उनके पास पार्क है, बिल्डिंग्स है, जो फैसिलिटी है, मशीनरी सिस्टम है, वह हमारे भारत में डेवलप नहीं है। फिर भी वे हमारे भारत को देखने आते हैं, मतलब हमारी सभ्यता और संस्कृति को देखने आते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति है जो सभी दुनिया को अट्रैक्ट करती है, इनवाइट करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सभ्यता है जो दुनिया में कहीं मात नहीं खा सकती। रोम वेंट, रोम की सभ्यता समाप्त हुई। ग्रीक सीयर्ड द सेम फेट, ग्रीक की सभ्यता का वही भाग्य हुआ। द माइट ऑफ पाराहोस वॉज ब्रोकन, मिस्र की सभ्यता जो शक्तिशाली सभ्यता थी। पाराहोस ये मिस्र की, प्राचीन मिस्र का एक राजा हुआ करते थे, वह सभ्यता भी टूट गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान की सभ्यता
पूर्ण रूप से मशीनरी सभ्यता आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता में बदल गया। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और हम चाइना के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, बिकॉज चाइना के पास ना कोई सभ्यता था ना कोई सभ्यता है। वे दुनिया के एक ऐसे देश हैं जो बिना किसी सिस्टम के अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं। बट इंडिया इज स्टिल, परंतु भारत अभी भी समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, जिस भी विधि से देखें या दूसरे विधि से अपने फाउंडेशन पर ज्यों का त्यों हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी। यूरोप के लोग कई तरह के ग्रीक और रोम के राइटिंग से कई सबक लिए, सीखे भी, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने पहले के गौरव को नहीं बचा पाया। यानी एक प्रकार से हम इसे देखें कि यूरोप वाले लोग थे वह ग्रीक और रोम का नकल कर बैठे, जबकि रोम और ग्रीक की सभ्यता अपने अपने जगह पर ही दम तोड़ चुकी थी। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम। यूरोपियंस इमेजिन किए, कल्पना किए कि वे लोग रोम और ग्रीक के द्वारा जो मिस्टेक किया गया उससे हम बचेंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, इतनी दयनीय उनकी स्थिति रही। इट मीन्स वे दूसरे की सभ्यता का नकल नहीं कर पाए और अपनी सभ्यता को बचा नहीं पाए। इस पैराग्राफ में हम इस बात को समझें कि हमारे पास एक ऐसी सभ्यता है जो दुनिया की किसी भी सभ्यता से बेहतर है। अगर हम किसी दूसरे की सभ्यता को फॉलो करते हैं तो परिणाम यह निकलेगा कि हम पूर्ण रूप से वैसा बन नहीं पाएंगे और अपनी भारतीयता बचा नहीं पाएंगे। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच हम देखें, इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, भारत अडिग रहा, एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही भारत का गौरव रहा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के विरुद्ध एक चार्ज है, एक शिकायत है, दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग ही सबसे ज़्यादा असभ्य हैं, इग्नोरेंट अज्ञानी हैं, एंड एस्टॉलिड और संकोची मूर्ख हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, यह संभव हो ही नहीं सकता कि उन लोगों को किसी भी प्रकार के चेंज को अडॉप्ट करने के लिए इंड्यूस किया जाए। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह हमारे विद्वता के प्रति वास्तव में हकीकत में एक शिकायत है। वट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, गांधी ने कहा कि हम जो कुछ भी देखे हैं, टेस्ट किए हैं या प्राप्त किए हैं, ये हमारे अनुभव के निहाई है। यानी हमने तो अपने से अनुभव किया कि ऐसा है। वी डियर नॉट चेंज, कि मेरे पास, हम लोगों के पास बदलने की हिम्मत, साहस नहीं है। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, यह भारत की दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग भारत पे शासन किए। कई तरह के शासक यहाँ आए, अंग्रेज़ आए, उनसे पहले मुग़ल आए, सभी ने भारत पे अपना विचार थोपने की कोशिश किया, इसके सिस्टम को चेंज करने का कोशिश किया, एंड सी रिमेन्स एसटीडी, लेकिन भारत ज्यों का त्यों रहा। दिस इज़ हर ब्यूटी, और यह इसकी सौंदर्य है। इट इज़ द सीट एंकोर ऑफ आवर होप, और यह हमारी आशाओं की अंतिम आश्रय है। यानी हम कह सकते हैं कि हम भारत के लोग एक ऐसे परिवेश से बिलोंग्स करते हैं जहाँ के लोग तमाम मुसीबत, दुख और कष्टों के सहने के बावजूद भी अपने सिस्टम से समझौता नहीं किए, और यह भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात रही और हमारे लिए अंतिम आश्रय रहा। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ को हम लोग देखें। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे गांधी ने सभ्यता का डिफिनेशन बताया है कि सभ्यता है क्या। तो यह चरित्र का एक मोड है जो मानव को कर्तव्य के पथ पर लाता है। पॉइंट्स आउट द मैन द पथ ऑफ ड्यूटी,
परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यह कर्तव्य को करना सिखाता है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल, और नैतिकता के बारे में बातें करता है जो परिवर्तनीय है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैसन। यहाँ मोरालिटी का संबंध हमारे माइंड और हमारे दिल से है, दिल और दिमाग से, हमारे दिमागी हरकत और जो हमारे पैसन है उस पर काबू पाना मोरालिटी कहलाता है। यानी एक प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे गांधी जो है हमारी सभ्यता को 3 टर्मों से जोड़ा। हमारे पास एक ऐसी सभ्यता है जो हमें कर्तव्य सिखाती है, हमें नैतिकता पढ़ाती है और चरित्र निर्माण में हमारी मदद करती है। और एक मानव जीवन के लिए इससे सुंदर कोई गहना ही नहीं हो सकता। कर्तव्य, मर्यादा और चरित्र। चरित्र हमारे लिए उत्तम चीज़ है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ भारतीय सभ्यता करती है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और इस तरह से हम करते हैं और खुद को जान लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन। हमें अक्सर बताया जाता है खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को समझो, बट क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि खुद को पहचाने तो कैसे, खुद को जाने तो कैसे। वो सिंपल सी बात है कि आप एक मानव हैं, इसके साथ साथ कई जिम्मेवारियाँ, कई रिलेशंस आपसे जुड़े हुए हैं। आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी हैं। इन सभी का एक कर्तव्य होता है, एक मर्यादा होती है। हमें उन्हीं कर्तव्य और मर्यादा को पूरा करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक विद्यार्थी की कर्तव्य क्या होती है, एक विद्यार्थी की मर्यादा क्या होती है। अगर आप इन चीज़ों को जानें तो आप खुद को जान सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। चूँकि गांधी गुजरात के रहने वाले थे इसलिए उन्होंने गुजराती में सभ्यता का मतलब बताया, उत्तम चरित्र। सभ्यता का सीधा संबंध हमारे चरित्र से है। इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तब भारत, जैसे कि बहुत सारे लेखकों ने लिखा इसके बारे में, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। हमें दूसरों से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, क्योंकि वह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमने देखा कि दिमाग हमेशा एक बेचैन पक्षी के समान है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यह जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इसके बावजूद भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, हम अपने उत्तेजनाओं में, भावनाओं में जितना अधिक भरते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, यह उतना ही अनियंत्रित हो जाता है। और एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, अतः जो हमारे पूर्वज थे अपने आवश्यकताओं के लिए एक लिमिटेशन बनाए। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन लोगों ने देखा कि खुशी एक दिमागी हालात है, बाकी कुछ नहीं। इस पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि हमारी खुशी का वजह सेटिस्फेक्शन है, न कि तरह तरह के वस्तुओं का डिमांड। अगर आप अपने लिमिटेशन, किसी भी वस्तु के आवश्यकताओं को लिमिटेशन से बाहर रखते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। इस दिल और दिमाग के क्या, ये जितना अधिक प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज अपने आवश्यकताओं के लिए एक लिमिटेशन बनाया और उस लिमिटेशन में लाइफ जीना शुरू किए। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन लोगों ने देखा खुशी क्या है तो एक मानसिक हालात है। इट मीन्स खुशी का संबंध किसी वस्तु से नहीं है और नहीं यह कोई वस्तु है जिसे आप खरीद पाएँ, हासिल कर पाएँ। ये तो आपके चॉइस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर निर्भर करता है। सुबह प्रत्येक दिन या कभी भी सुबह से लेकर शाम तक या रात्रि में आपके साथ अगर कोई भी ऐसी घटना घटती हो जिसे आप खुद चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता हो, तो आप ये बहुत सारी खुशियाँ देती हैं। अगर कोई भी घटना ऐसी घटे जो आपके मर्जी के विरोध हो
तो वहाँ पे आपको दुखित कर देता है, चाहे आप अमीर हों या गरीब हों। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। यहाँ हमने देखा कि एक व्यक्ति अगर वह अमीर है तो खुश है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, और गरीब है तो उदास है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जो अमीर है अक्सर उदास दिखे, द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब थे अक्सर खुश दिखे हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, जो अरबपति हैं हमेशा गरीब रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देखते हुए, और एंसेस्टर डिसीडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर, हमारे पूर्वज ने हमें ऐश और आराम करने से बचा लिया। वी हैव मैनेड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एग्जिस्टेंट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, आज से हजारों वर्ष पहले हम सब एक ही हल के द्वारा उपजाए फसल को मैनेज करते थे। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, हम लोगों के पास आज भी वही झोंपड़ियाँ है जो पहले हुआ करता था। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और वह जो हमारे पहले की शिक्षा पद्धति थी आज भी हमारे सामने ज्यों का त्यों है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ करोडिंग कंपटीशन, जीवन को बर्बाद करने वाला कोई भी कंपटीशन सिस्टम हमारे पास नहीं था। इस फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, सब कोई अपनी ऑक्यूपेशन रोजगार को, व्यवसाय को फॉलो करते थे। एंड चार्ड अ रेगुलर वेग, और नियमित मजदूरी हासिल करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पूर्वजों को मशीन बनाने नहीं आता हो, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इन चीज़ों को जाना। इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम अपने दिल को ऐसे वस्तुओं में लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे और नैतिकता को खो जाएंगे। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं भी, अगर आपको मशीनों से लगाव है तो दो चार चीज़ों पे आप ध्यान देंगे कि हम दिन प्रतिदिन मशीनों के गुलाम बनते जा रहे हैं। जैसे कोई भी मशीनरी सिस्टम को लीजिए, आज आप बाइक चलाते हो, बस से आते जाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हैं, जीवन आपका काफ़ी आसान हो चुका है। आज मशीन है और हम सब का जीवन बड़ी नॉर्मल तरीके से चल रहा है। इसके पहले जिस समय मशीन नहीं था उस समय भी हमारा जीवन नॉर्मली ही चल रहा था, लेकिन अब अचानक मशीन को हटा दी जाए तो शायद हम जी नहीं पाएंगे। हमें मशीनों की आदत पड़ी हुई है और उसके बिना लाइफ को डेवलप कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन हम मशीनों के गुलाम बन चुके हैं। इसने हमारे मोरल फाइबर को भी समाप्त किया है। हमने देखा कि आज मशीनों के वजह से मानव के महत्व को भूल चुका है। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन, अतः इतने बहस के बाद उन लोगों ने डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, उन लोगों ने यही फैसला किया कि हमें वही करना चाहिए जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। दे सॉ दैट आवर हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, उन लोगों ने देखा कि हमारी वास्तविक खुशियाँ और स्वास्थ्य अपने हाथ के उचित उपयोग, हाथ और पैर के उचित उपयोग पर निर्भर करता है। ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, यहाँ गांधी जो है ना शारीरिक लेबर के बारे में बातें किया है। इसे लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं कि गांधी जो है यहाँ पे शारीरिक लेबर के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि अगर आपको खुश होना है तो सबसे पहले आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, और अगर आपको स्वस्थ होना है तो आपको शारीरिक लेबर करने होंगे, क्योंकि अगर आप शारीरिक लेबर नहीं करते हैं तो फिर आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, और जब स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि हमारी खुशी का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, और हमारे स्वास्थ्य का संबंध मशीनों से नहीं बल्कि अपने हाथ पैर के उपयोग से है।
They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance. उन लोगों ने आगे कारण बताते हुए बताया कि जो बड़ी बड़ी शहरें हैं यह एक विषाद है या बेकार का एक जाल है, एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग इसमें खुश नहीं रहते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, यहाँ चोरों का एंड रॉबर्स और लुटेरों का एक गैंग होता है। प्रोस्टिट्यूशन देह व्यापार करने वाले औरतों का एक गैंग होता है, एंड भाई फ्लोरिशिंग इन देम, और चारों तरफ पाप फैला हुआ होता है। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और जो गरीब लोग हैं अमीरों के द्वारा लूटे जाते हैं। दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेस, अतः हमारे पूर्वज छोटे छोटे गाँवों से संतुष्ट हुआ करते थे। अगर हम गांधी की बातों को यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता को समाप्त करने में शहरीकरण जो है ना अहम भूमिका निभाया। जहाँ शहर हुए वहाँ फैशन हुआ, वहाँ सभ्यताएं हमारी तार तार हुई। जैसे कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इट मीन्स भारतीय सभ्यता का झलक गाँव में देखने को मिलते थे और मिलते भी हैं। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. उन लोगों ने देखा जिस समय हमारे यहाँ राजतंत्र था कि राजा सबसे शक्तिशाली होता था, उसकी तलवार उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, लेकिन ये सब ग्रंथ के सामने कमज़ोर पड़ जाते थे। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन ऑफ द अर्थ, और इस प्रकार से वे लोग पृथ्वी का भूस्वामी हुआ करते थे। टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स, जो ऋषि और मुनियों के सामने कमज़ोर पड़ा करते थे। यानी हमारे यहाँ कभी राजतंत्र का सिस्टम होता था, राजा शक्तिशाली होता था, लेकिन ग्रंथ के सामने, राजधर्म के सामने उसकी कुछ नहीं चलती थी। एक राजा वही चीज़ों को करने के लिए प्रेरित होता था जो उसका राजधर्म सिखाता हो। ऋषि और मुनि हमारे देश में व्याप्त थे, ऐसे भी भारत को ऋषियों और मुनियों का देश भी कहा जाता है। वे हमारे समाज के एक ऐसे व्यक्ति होते थे जिनके सामने राजा स्वयं नतमस्तक होता था। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. एक ऐसा नेशन, देश, जहाँ की संविधान ऐसी हो या दूसरों को सिखाने के लिए बेहतर है दूसरों से सीखने के बजाय। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस देश में अदालतें थीं, लॉयर्स, वकील भी थे, एंड डॉक्टर्स, वैद भी होते थे, बट दे वीयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सबके सब एक बाउंड में रहा करते थे। एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वी आर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, सबको इन चीज़ों को जानता था कि यह जो व्यवसाय है डॉक्टर और वकील का, यह सुपर नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को मर्यादा, ईमान, अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता था जो काफ़ी हार्ड होता था। मोर एवर दीज वकील्स एंड बैड डिड नॉट रॉब पीपुल, इससे अधिक यह वकील और जो वैद होते थे लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, ये लोगों पे स्वयं निर्भर होते थे। नॉट दियर मास्टर्स, ये उनके मालिक नहीं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय बिल्कुल सही हुआ करता था। वे सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाले, सफ़ेद बाल वाले, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, सफ़ेद पगड़ी बांधने वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर स्पष्ट न्याय करते थे। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, छोटी छोटी नियमें, साधारण नियम बनी थी जिससे एक व्यक्ति को अदालत जाने की ज़रूरत नहीं होता था। हर समस्याओं का समाधान गांव में, समाज में हो जाता था। देयर वीयर नो टर्म्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, घूसखोरी, रिश्वतखोरी बिल्कुल नहीं थी, किसी को प्रलोभन देने का कोई सिस्टम नहीं था। दिस इविल वॉज टू नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स, हाँ थोड़ी बहुत तो बुराइयाँ थीं जो पूंजीपति होते थे उनके पास यह दिखाई देता था। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, जो साधारण लोग होते थे
वो स्वतंत्र पूर्वक अपने जीवन को जीते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वे गृह शासन का पूरा आनंद लेते थे। यहाँ जो आप देख रहे हैं होम रूल, इस होम रूल से हमारे गांव में न्यायिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया जाता है। न्यायिक व्यवस्था के बारे में, न्यायिक व्यवस्था को ही होम रूल बोला गया है। बड़े बड़े विवाद होते थे, जो भी जमीन संबंधी, भाई भाई संबंधी या किसी भी लोगों, दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव और विवाद होते थे, इन सभी विवादों का, इन सभी समस्याओं का निपटारा गाँव में हो जाया करता था। एक सिस्टम बना था जिसके तहत सब, अमीर हो या गरीब, अपने जीवन को व्यतीत करते थे। यहाँ तक हमने 8 पैराग्राफ में अपने अतीत के बारे में जाना कि भारत में गांव का सिस्टम कैसा हुआ करता था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आप स्वयं कर सकते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न कैसे है? व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड? गांधी ने क्यों कहा कि दिमाग एक बेचैन पक्षी के समान है? व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? ऐसा क्या है जो माइंड को बेचैन करता है? व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसीडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स? हमारे पूर्वज हमें ऐश आराम की जिंदगी से क्यों रोके? डिड दे डू द राइट थिंग? क्या उन लोगों ने सही किया? वही अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार, हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो? क्यों हम लोग आज से हजारों वर्ष पहले एक ही हल के फसलें खाया करते थे? शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे? क्या आज भी हम वैसा करते हैं? हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज? हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों को किस दृष्टि से देखे? वही वेयर दे सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस? या वे छोटे गांवों से संतुष्ट क्यों थे? हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल? हमारे एंसेस्टर एक सच्चा होम रूल का कैसे आनंद लेते थे? तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर आप उन 8 पैराग्राफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। नेक्स्ट डे आपको बताते हैं कि इसके आगे गांधी ने हमारे अपनी सभ्यताओं के बारे में क्या बोला। ओके।